हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। मैं आपको एलएलबी ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर में जूरिस्प्रूडेंस का पेपर पढ़ा रहे हैं। यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन आज डिस्कस करना है। देखते हैं यूनिट थर्ड का सबसे पहले सिलेबस क्या है। सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे यूनिट थर्ड का कि यूनिट थर्ड में सिलेबस क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सिलेबस में दिया गया है राइट एंड ड्यूटीज़, एन इंट्रोडक्शन टू रोमन लॉ विद स्पेशल रेफरेंस टू लॉ, पर्सन, पर्सनालिटी, पोजेशन एंड ओनरशिप। तो ये आपको यूनिट थर्ड का सिलेबस है। आइए यूनिट थर्ड का लेक्चर 1 का क्वेश्चन डिस्कस करें। डिफाइन ओनरशिप एंड डिस्कस द वेरियस काइंड ऑफ ओनरशिप। तो देखें कि ये क्वेश्चन कब कब आया है। देखते हैं क्वेश्चन कब कब आया है। सबसे पहली चीज़ देखते हैं क्वेश्चन ये कब कब आया ओनरशिप पे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आता है। जैसे कि आप देखेंगे 2010 में लॉन्ग क्वेश्चन के जो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है वो एलिमेंट्स ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के तत्व आया है। फिर देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन में इनकॉर्पल ओनरशिप आया है। तो ओनरशिप किसी न किसी रूप में, कोई ना कोई क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगा। फिर आया है, आप देखेंगे 2011 के शॉर्ट नोट में भी आया है, को ओनरशिप एंड जॉइंट ओनरशिप आया है। उसके बाद आप देखेंगे 2013 में भी ओनरशिप आया है कि डिस्कस ओनरशिप एंड डिस्कस द वेरियस काइंड ऑफ ओनरशिप। 2014 में सोल ओनरशिप, इमूवेबल ओनरशिप शॉर्ट नोट में आया है। और 2018 में फिर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आया है डिफाइन ओनरशिप एंड डिस्कस द वेरियस काइंड ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब यूनिट थर्ड का पहला लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट नोट्स भी आते हैं और लॉन्ग तो आता ही है। तो चलिए डिस्कस करें पहला क्वेश्चन लॉन्ग का, ओनरशिप का डिस्कस करें। क्या क्या चीज़ें हैं वो बताएं आपको। पहले ऑस्टिन डेफिनेटन ओनरशिप, हिबर्ट की डेफिनेशन है, ऑस्टिन की डेफिनेशन है। ऑस्टिन की डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। इंडेफिनिट यूज़र, अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, अनलिमिटेड ड्यूरेशन। डिफरेंट काइंड ऑफ ओनरशिप, कॉर्पल एंड इनकॉर्पल ओनरशिप, सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप, ट्रस्ट ओनरशिप एंड बेनिफिशियल ओनरशिप, लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप, वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट ओनरशिप। तो अब जूरिस्ट हैव डिफाइंड ओनरशिप इन डिफरेंट वे। जितने भी जूरिस्ट हैं उन्होंने ओनरशिप को डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब किया है। आइए पहले परिभाषा देखते हैं हिबर्ट की। अकॉर्डिंग टू हिबर्ट, ओनरशिप इंक्लूड विद इन इट्स 4 काइंड्स ऑफ राइट्स: right to use a thing, right to exclude other from using the thing, disposition of the thing, right to destroy it। तो हिबर्ट है वो कहते हैं कि ओनरशिप में 4 अधिकार मिलते हैं: चीज़ को यूज़ करने का अधिकार, अपवर्जित करने का अधिकार, डिस्पोजिशन का अधिकार और डिस्ट्रॉय करने का अधिकार। जो डिस्ट्रॉय करने का अधिकार है वो निगेटिव राइट है। ऑस्टिन डेफिनेशन ऑफ ओनरशिप: इंडेफिनिट यूज़र, अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, अनलिमिटेड ड्यूरेशन। ऑस्टिन भी कहते हैं कि हम किसी भी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी को यूज़ करते समय उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। मान लीजिए हमारी ही प्रॉपर्टी है तो हम अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे कि दूसरे को ट्रेसपास हो, दूसरे के नुकसान हो। अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, हम किसी भी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से यूज़ नहीं डिस्पोजिशन करेंगे कि दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी में कोई नुकसान हो रहा हो। अनलिमिटेड ड्यूरेशन, असीमित अवधि। जो ओनरशिप का जो राइट होता है परपीचुअल होता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, व्यक्ति की डेथ के बाद उसके लीगल एयर्स में चला जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओनरशिप, पहला देखते हैं कॉर्पल एंड इनकॉर्पल ओनरशिप, मूर्त और अमूर्त स्वामित्व। द ओनरशिप ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉर्पल ओनरशिप, वेयर एज द ओनरशिप ऑफ राइट इज इनकॉर्पल ओनरशिप। दस द ओनरशिप ऑफ ए हाउस, table, land, machinery, etc. is corporal ownership, and the ownership of a copyright, patent, trademark, right of way to is in incorporate ownership. Pollock pointed out that the ownership is the right to entirety of the lawful use of a corporal thing. Corporal thing are those which are tangible, that is, which can be perceived and felt by the sense, which incorporeal things are intangible and cannot be perceived and felt by sense. For instance, if own a rupee in my pocket, I have corporeal ownership over it, but if I have a right to recover some money from my debtor, the right to receive is incorporeal। तो देखिए ये ओनरशिप मूर्त और अमूर्त
ओनरशिप के बारे में है कि जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, इधर से उधर मूव कर रहे हैं, इसको आप एक तरीके से मूवेबल भी कह सकते हैं, मूवेबल इमूवेबल ओनरशिप। तो वो चीज़ें होती हैं जैसे टेबल है, मशीन है। इनकॉर्पल कॉर्पल ओनरशिप हो गई। इनकॉर्पल मतलब होता है गुडविल की चीज़ें, प्रेस्टीज की चीज़ें, जो चीज़ें हमें दिखाई तो नहीं पड़ती हैं लेकिन एक हमारा राइट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये क्या है? इनकॉर्पल हैं। इन पर हमारा राइट हमेशा बना हुआ रहता है। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो चीज़ें बुद्धि और दिमाग से खोजी जाती हैं, वो इनकॉर्पल ओनरशिप का एग्जाम्पल होती हैं। अगर कोई रुपीज़, मेरा 1 रुपया मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ है तो मेरा कैसा मूर्त कब्जा है, क्योंकि वो है मेरे हाथ में, मैं उसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे मैंने किसी को लोन दिया और मुझे पैसा वसूल करना है तो ये मेरा क्या है? अमूर्त कब्जा है। वो भी मेरा अमूर्त स्वामित्व है, वो भी मुझे लेने का अधिकार उससे बना रहेगा। तो पहली चीज़ कॉर्पल एंड इनकॉर्पल ओनरशिप। दूसरा सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप, एकल स्वामित्व और सह स्वामित्व। व्हेन द ओनरशिप इज वेस्टेड इन ए सिंगल पर्सन इट इज़ कॉल्ड सोल ओनरशिप। जब स्वामित्व एक व्यक्ति में निहित होती है इसको क्या कहते हैं? सोल ओनरशिप, निहित स्वामित्व। व्हेन इट इज़ वेस्टेड इन 2 और मोर पर्सन एट द सेम टाइम इट इज़ कॉल्ड को ओनरशिप। अगर कोई ओनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में वेस्टेड होती है उसे क्या कहते हैं? को ओनरशिप। For example, the member of a partnership firm are co-owner of the partnership property. The usual result of a co-ownership is the existence of reciprocal obligation and restricted use and enjoyment. देखिए, एक फादर थे ए और उनकी डेथ हो गई, उन्होंने लिख दिया कि मेरे बेटे बी को प्रॉपर्टी मिलेगी। ये ओनरशिप क्या कहलाएगी? सो ओनरशिप। को ओनरशिप क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर्स हैं 1 से ज़्यादा तो सारे पार्टनर क्या हैं? को ओनर हैं, सबको बराबर का राइट होता है। कुछ रिस्ट्रिक्टेड राइट के साथ वो क्या करते हैं? अपने राइट को एंजॉयमेंट करते हैं। ट्रस्ट ओनरशिप एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। तो ट्रस्ट का मतलब होता है न्यास स्वामित्व और बेनिफिशियल का मतलब होता है हितग्राहित स्वामित्व। देखिए, ट्रस्ट ओनरशिप के बारे में सबसे पहले बता दें कि ट्रस्ट एक्ट 1882 में बना और ट्रस्ट में 2 लोग होते हैं, ट्रस्टी और बेनिफिशरी। ट्रस्टी वो व्यक्ति होता है जो ट्रस्ट को बनाता है, बेनिफिशरी वो होता है जो उस ट्रस्ट से फ़ायदा उठाता है। तो यहाँ पर ट्रस्ट ओनरशिप एंड बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में बताया गया है। येट अनदर पिक्यूलर स्पेसिफिक्स ऑफ डुप्लीकेट ओनरशिप इज ट्रस्ट ओनरशिप इन विच प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 पर्सन एट द सेम टाइम। द रिलेशन बिटवीन देम इज सच दैट वन ऑफ देम इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू यूज हिज ओनरशिप फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर। द फॉर्मर इज कॉल्ड द ट्रस्टी एंड द ओनरशिप इज ट्रस्ट ओनरशिप, while the latter is called the beneficiary and his ownership is beneficial ownership. The ownership of the trustee is a matter of form rather than of substance. It is a nominal rather than real because he is deprived of any right to the beneficial enjoyment of the trust property. That interest ownership and also in the beneficial ownership can be transferred. The trustee can alienate the trust property even without the consent of the beneficiary, provided such an alienation in the interest of the beneficiary. देखिए, जब ट्रस्ट और बेनिफिशियल ओनरशिप का जहाँ तक सवाल है तो ट्रस्टी बनाता है और बेनिफिशियरी क्या करता है? उस ओनरशिप का फ़ायदा उठाता है। यहाँ हर ट्रस्ट को बनाने का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है और जो ट्रस्टी होता है वो पहले से ही बता देता है कि किसके लिए वो बना रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए हम किन के लिए ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं? चाइल्ड इन वॉर्म, फॉर एग्जांपल चाइल्ड इन वॉर्म के लिए कर सकते हैं, माइनर के लिए, अनसाउंड पर्सन के लिए, ऐसे पर्सन के लिए जो कैपेबल नहीं है अपनी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। अगर कोई व्यक्ति कॉमन इंटरेस्ट प्रॉपर्टी रखता है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और किसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए भी ट्रस्ट को क्रिएट किया जा सकता है। तो ये आप याद रखेंगे सारे एग्जाम्पल ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप में। लैंड एंड लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। लीगल मतलब विधिक और सामयिक स्वामित्व। तो समटाइम one person may be the legal owner and another the equitable owner of the same thing or right at the same time. Legal ownership is that which its origin in the rules of common law, whereas equitable ownership proceed from the rules of equity. In many cases, equity recognized ownership where the law does not so recognize it owing to some legal defect. For example, when a debt is variably assigned by A to B, A remains the legal owner of it, but B become the equitable owner of it. That the debt is
only one, although not it is to owner. Thus, illustration show that the distinction between legal and equitable ownership is although together different from the distinction between legal and equitable ownership. In the case of right of both A and B are legal right, but the ownership of A is legal while that of B is equitable. In substance, it may be said that equitable ownership of a legal right is different from the ownership of an equitable right. Likewise, the ownership of an equitable mortgage is different from the equitable ownership of a legal mortgage. तो देखिए यहाँ पर लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप के बारे में बता रहा है कि लीगल ओनरशिप कैसी होगी, विधिक स्वामित्व कैसा होगा और सामयिक स्वामित्व कैसा होगा। तो लीगल का मतलब क्या, आपने जब पढ़ाया गया आपको कि लीगल और इक्विटेबल ओनरशिप क्या होता है, तो आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इक्विटेबल का मतलब इक्विटी से बना हुआ, इक्विटी का मतलब समानता का अधिकार, और लीगल का मतलब विधि का स्वामित्व, विधिक रूप से कैसे आपको स्वामित्व मिलेगा। तो यहाँ पर समानता का और स्वामित्व का अधिकार आपको दिया गया है, वो आपको मैं बताऊंगी, डिस्कस करूंगी, वो मैं आपको लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। तो सबसे पहली चीज़ क्या आप ध्यान रखेंगे लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप में कि जब कभी किसी एक ही चीज़ पर एक ही व्यक्ति का ओनरशिप होता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम उसे हम क्या कहेंगे कि जब कभी कभी किसी एक चीज़ पर एक व्यक्ति का ओनरशिप होगा और दूसरे का उस पर क्या होगा, इक्विटेबल ओनरशिप होगा। उदाहरण के लिए जैसे कोई कंपनी का जो ओनरशिप, कोई मान लीजिए कोई ट्रस्ट बना, उसका जो ओनरशिप होगा वो क्या होगा, लीगल ओनर होगा, लेकिन जो बेनिफिशियरी होगा उसका क्या होगा, इक्विटेबल ओनरशिप कहलाएगा। तो यहाँ पर एक सिंपली बात कहते हैं कि अगर जिस ओनरशिप को कॉमन लॉ के द्वारा ओरिजिन हुआ हो उसे कह सकते हैं लीगल ओनरशिप, और जिस ओनरशिप की उत्पत्ति इक्विटी के नियमों से हुई है उसे इक्विटेबल ओनरशिप कहा जा सकता है। बहुत सिंपल सी बात याद रखेंगे, जिस ओनरशिप का ओरिजिन कॉमन लॉ के नियमों से हुआ उसे लीगल ओनरशिप कहेंगे, और जिस ओनरशिप की उत्पत्ति इक्विटी के नियमों से हुआ उसे इक्विटेबल ओनरशिप कहेंगे। नेक्स्ट इज वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट ओनरशिप। ए वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट्स एन इमीडिएटली राइट एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन fulfillment of any condition, but a contingent interest is solely depend upon the fulfillment of condition. If the condition is not fulfilled, the interest come to an end. A vested interest is not defeated by the death of the transferee before the obtained possessions, but a contingent interest cannot take effect in the event of the death of the transferee before the fulfillment of the condition. A vested interest is transferable and heritable, where a contingent interest is not transferable और heritable. तो आपको निहित कह सकते हैं, निहित स्वामित्व और समासित स्वामित्व, दो तरीके के स्वामित्व बताए गए हैं। पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि निहित का मतलब होता है वेस्टेड और कॉन्टीजेंट का मतलब होता है समासित। देखिए ओनरशिप या तो कॉन्टीजेंट होगा या वेस्टेड होगा। अगर ओनरशिप से रिलेटेड सभी चीज़ें पूरी हो चुकी हों, इसका मतलब ओनर का राइट या टाइटल पूरा हो जाए, तो वो ओनरशिप क्या कहलाती है, वेस्टेड ओनरशिप कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दे, तो जिस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो क्या होगा, वेस्टेड ओनरशिप होगी। लेकिन अगर ओनरशिप से रिलेटेड कुछ बातें घटित हों, कुछ बातें ना हो, ओनरशिप किस पे बेस्ड हो, इवेंट पे बेस्ड हो, जो इवेंट पे बेस्ड होती है ओनरशिप वो क्या कहलाती है, कॉन्टीजेंट ओनरशिप। जो आप वेस्टेड ओनरशिप में ओनर को पूर्ण एब्सोल्यूट राइट मिलता है, और कॉन्टीजेंट ओनरशिप में ओनर को क्या होता है, कंडीशनल ओनर होता है। उदाहरण के लिए अगर कोई एक व्यक्ति अपनी विल में ये लिख दे कि उसकी डेथ के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वाइफ को पूरे होल टाइम मिलेगी, और उसके बाद वाइफ की डेथ के बाद उसके बेटे ए को दी जाएगी। अगर ए की डेथ हो जाए तो बी को दे दी जाएगी। तो इसका मतलब ए और बी दोनों क्या हैं, कॉन्टीजेंट ओनर हैं। ए को प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब वाइफ की डेथ हो जाएगी, और अगर ए उस समय जीवित है, और बी को प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब उसकी वाइफ और ए दोनों की डेथ हो जाए और बी जीवित रहे। इसका मतलब कि ये किस पे बेस्ड थी, विच इज़ बेस्ड ऑन इवेंट, घटनाओं पे। जब तक घटना नहीं घटेगी तब तक ओनरशिप कंप्लीट नहीं होगी।
तो ये आपने देखा कि लीगल, वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट ओनरशिप। अब वेस्टेड में देखा कि वेस्टेड ओनरशिप अगर एक लाइन में याद करना होता तो वेस्टेड ओनरशिप कैसी होती है, ट्रांसफरेबल होती है, और कॉन्टीजेंट ओनरशिप होती है वो ट्रांसफरेबल नहीं होती है। और दोनों में एक डिफरेंस होता है। वेस्टेड में ओनरशिप का राइट कंप्लीट हो जाता है, कॉन्टीजेंट में ओनरशिप का राइट कंप्लीट नहीं होता है। ओनरशिप का राइट कंप्लीट तब होता है जब घटना पूरी तरीके से घट जाती है। आइए क्वेश्चन को अब देखें दोबारा। अब इस क्वेश्चन को याद करना होता तो 3 पार्ट्स में याद करते। पहला पार्ट जो है वो हिबर्ट की डेफिनेशन से रिलेटेड है, दूसरा ऑस्टिन की डेफिनेशन से। ऑस्टिन की डेफिनेशन में 3 बातें याद रखते, इनडेफिनिट यूज़र, अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, अनलिमिटेड ड्यूरेशन। और काइंड्स ऑफ ओनरशिप में 5 तरीके के याद रखेंगे, कॉर्पल एंड इनकॉर्पल ओनरशिप, सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप, ट्रस्ट ओनरशिप एंड बेनिफिशियल ओनरशिप, लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप, वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट ओनरशिप। तो यहाँ पर जूरिस्टों ने देखिए आप लिखा भी है, जूरिस्ट हैव डिफाइंड ओनरशिप इन डिफरेंट वे, all of them however except that the right of ownership is most complete or supreme right that can be exercised over anything. According to Hibbert, ownership include within it 4 kinds of rights. देखिए हर जुरिस्ट ने ओनरशिप को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। ओनरशिप का राइट पूरी तरीके से कंप्लीट राइट होता है और वो अपने राइट को किसी भी तरीके से एंजॉय कर सकता है, लेकिन ओनरशिप के राइट होते हुए भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, वो मैंने आपको डिस्कस किए। उसके काइंड्स के बारे में आपको डिस्कस किया कि ये 5 काइंड्स का बताया, कॉर्पल, इनकॉर्पल, सोल ओनरशिप, को ओनरशिप, ट्रस्ट ओनरशिप एंड बेनिफिशियल ओनरशिप, लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप, वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट ओनरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कई बार आया है। जब शॉर्ट नोट में आएगा तो आप पहले क्या करेंगे, ओनरशिप को डिफाइन करेंगे। और ओनरशिप का मतलब क्या होता है, ओन ए थिंग, मतलब चीज़ें हमारी हों। अगर कोई चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसका कोई भी ओनर नहीं होता है, रेस्ट न्यूलेस मिलती हैं, तो उसके आप ओनर बन जाएंगे क्योंकि कोई व्यक्ति उस पर क्लेम करने वाला नहीं है। तो जब ऑस्टिन की डेफिनेशन आती है या फिर हिबर्ट की डेफिनेशन आती है तो आप ओनरशिप को 3-4 लाइनों में लिखते हुए इसकी डेफिनेशन पूछेंगे, बता देंगे। अगर वो बीच का एक शॉर्ट नोट पूछ रहा है, शॉर्ट नोट में लॉन्ग में तो ये पूरा याद करेंगे। अगर वो शॉर्ट नोट पूछता है कि वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट ओनरशिप पूछ रहा है तो आप सबसे पहले ऑस्टिन और हिबर्ट की डेफिनेशन दे दीजिए और काइंड्स बता दीजिए, 5 नाम बताइए और जिसको वो पूछ रहा है उसको आप डिफाइन कर दीजिए। उसी तरीके से सेम प्रोसीजर आप पूछ रहा है सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप शॉर्ट नोट में, तो आप क्या करेंगे कि पहले ऑस्टिन की डेफिनेशन देंगे, फिर 5 नाम दे देंगे और जिसको वो पूछ रहा है उसको आप डिफाइन और एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये रहा ओनरशिप पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यूनिट 3 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।